देखिए, आज का जो हमारा अकाउंटिंग का जो टॉपिक है वो डेप्रिसिएशन है, जिसको हिंदी में ह्रास बोलते हैं। ह्रास का मतलब होता है घिसावट। जैसे मान लिया कोई हम प्लांट, मशीनरी, व्हीकल कुछ भी खरीद करके लाते हैं, कोई एसेट खरीद करके लाते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, पुरानी होती चली जाती है। अब उसको हम यूज़ करें चाहे ना, अगर हम यूज़ करें तो भी पुरानी होनी है, अगर नहीं भी यूज़ करेंगे तो भी वो पुरानी हो ही जाएगी। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। मतलब कि हर साल जैसे जैसे वो पुरानी होती जाती है वैसे वैसे उसकी वैल्यू डाउन होती जाती है, घिसती जाती है, कम पड़ती जाती है। ठीक है, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट, यानी ये वो असेट है जिसको यूज करके, यानी जिसको हम बिजनेस में यूज करके और प्रॉफिट कमाते हैं या पैसा कमाते हैं या पैसा अर्न करते हैं। ठीक है, इसको बेच करके पैसा नहीं कमाते हैं, इसको यूज करके पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, फिक्स असेट वही कहलाती है टू द पीरियड्स इन विच सर्विसेज आर रिसीव्ड फ्रॉम द एसेट। अब यहाँ पर हम क्या बोलता है कि ये हमारा खर्चा किस तरीके से इसको डालेंगे, यानी कि अगर हमारी मशीन मान लिया सपोज दैट कि हमारी 10 साल चलने वाली है और हमने उसको 1 लाख रुपए की खरीदा है, तो हर साल हम खर्चा कितना बुक करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, 10,000 रुपए का। यानी 10 सालों तक, यानी कि 10 सालों तक हम हर साल 10,000 10,000 10,000 इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते जाएंगे और फाइनली हमारी ये पूरी जो मशीन 1 लाख की है पूरी की पूरी राइट ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम खर्चा डालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अच्छा, ये तो हो गया डेप्रिसिएशन का तरीका। इसमें मेथड्स भी होते हैं हमारे, इसमें जो हमारे जो मेन मेथड्स हैं इसके बाद में। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा हमारी थ्योरी है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है अब हम देखते हैं कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, किस किस वजह से जो है वो मशीन पुरानी हो सकती है। तो पहला बोलता है वियर एंड टियर। अगर हम प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हैं तो टूट फूट भी होगी, उसमें पुरानी भी होगी। ठीक है, तो टूट फूट लगी रहेगी। ऑब्सोलेसेंस, दूसरा है ऑब्सोलेसेंस, मतलब कि उसमें घिसावट होगी। घिसावट का मतलब पुरानी होना। ठीक है, अगला है एग्जॉशन। एग्जॉशन का मतलब होता है खर्च होना। ठीक है, कुछ एसेट्स होती हैं जो धीरे धीरे घिसती जाती हैं, धीरे धीरे घिसते अल्टीमेटली क्या हो जाती हैं, बिल्कुल बेकार हो जाती हैं। ठीक है, फिर वो किसी काम के लायक नहीं रहती। तो जैसे उनकी एज दे रखी होती है, नॉर्मली जो उनकी लाइफ होती है वो अपनी लाइफ पूरी करने के बाद ही में जो पूरी तरीके से ख़त्म होती है, इससे पहले नहीं होती। एक्सीडेंटली किसी वजह से वो ख़त्म हो भी सकती हैं बीच में, वो डिपेंड करता है किस तरीके से उनका यूज़ है। अगर मान लिया कोई मशीन है उसको 8 आवर्स में अगर चलाया जा रहा है तो ज़्यादा लंबा चलेगी। अगर उसका जो टाइमिंग है, यानी कि जो हमारा शिफ्ट है, यानी कि जो हमारा शिफ्ट है जो काम करने का मशीन का, तो वो डबल शिफ्ट में काम करे या ट्रिपल शिफ्ट में काम कर रही है तो उसको क्या हो जाएगा, उतने वो कम दिन चलेगी। ठीक है, तो इस वजह से जितना उसको हम यूज़ करेंगे उतना ही जल्दी वो ख़राब होगी या घिस जाएगी या पुरानी हो जाएगी। पासेज ऑफ टाइम का मतलब है जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे हमारी क्या होती है, मशीनरी वो पुरानी होती जाती है। मतलब कि अगर कोई नई मशीनरी उसको प्रोडक्शन पर नहीं भी डालोगे तो भी क्या हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी। जैसे हम कोई मान लिया हम जैसे कोई बाइक अगर हम किसी दुकान से खरीदें तो बाइक को हम खरीदते हैं, जैसे हम उसको रोड पर लेकर के आए, अगर हम उसको तुरंत भी बेचना चाहेंगे तो जितने की खरीदी थी उतने की नहीं बिकेगी। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर मशीनरी के साथ में भी होता है कि जब हम खरीद करके लाते हैं उसको, तो खरीदने के बाद अगर हम उसको प्रोडक्शन पर लगा देते हैं या अपने पास रखे रहते हैं, प्रोडक्शन में यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू डाउन होती ही रहती है। जैसे मोबाइल होते हैं, कुछ जो असेट्स होती हैं उसमें क्या होता है कि टेक्नोलॉजी की वजह से पुरानी हो जाती है। जैसे मोबाइल वगैरह हो गया, मोबाइल पहले जो तुम्हारे 2G वाले आते थे, उसके बाद 3G आया, 4G आया, अब 5G आ गए। तो ऐसे क्या होता है, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप कर रही है वैसे वैसे चीज़ें आउट ऑफ डेट होती रहती हैं। ठीक है, अब आउट डेट होने के बाद उनको कोई लेता नहीं है, तो इस वजह से भी वो क्या हो जाती है, पुरानी हो जाती है, बेकार हो जाती है। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन इस तरीके से, ये कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन है। ठीक है, इसके बाद में अभी हम अगला जो पॉइंट हमारा इसके ऊपर देखते हैं कि नीड क्या है, ज़रूरत क्या है, हम डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करें वो देखेंगे। देखिए, नीड जो होती है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की नीड क्या है, ज़रूरत क्या है, क्यों चार्ज करते हैं। तो पहला इसमें पॉइंट लिखा है टू नो ट्रू प्रॉफिट्स। अगर हमें करेक्ट प्रॉफिट्स निकालने हो तो हमारे यहाँ मशीन जो प्रोडक्शन करती हैं, फैक्ट्री जिनकी लगी होती हैं, अगर वो लोग क्या करें, अगर डेप्रिसिएशन ही ना चार्ज करें,
उतने उनके पास ढेर सारे प्लांट मशीनरी होते हैं, अगर डिप्रिसिएशन नहीं चार्ज करेंगे तो क्या होगा, एक बहुत बड़ा खर्चा जिसे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना चाहिए वो नहीं पड़ पाएगा, जिससे हमारे जो प्रॉफिट्स रहेंगे वो इन्फ्लेट कर जाएंगे यानी बढ़ जाएंगे, प्रॉफिट्स हमारे बढ़े हुए दिखाई देंगे तो हमें उसका जो करेक्ट फिगर है प्रॉफिट का वो पता नहीं चल पाएगा। मैचिंग कंसेप्ट आपका बोलता है कि जिस साल के खर्चे हैं यानी जिस पीरियड के खर्चे हैं, ठीक है, उसी पीरियड की जो इनकम हो रही है उसी पीरियड की इनकम से उन खर्चों को माइनस किया जाना चाहिए। यानी कि मान लिया जो मशीनरी 10 साल तक चलने वाली है तो पहले साल में भी काम करेगी, दूसरे साल भी काम करेगी, तीसरे साल, ऐसे हर साल वो काम करेगी, हर साल इसकी सर्विसेज ली जाएंगी। तो यहाँ पर 10 सालों तक जैसे वो काम करेगी यानी जैसे ही उससे काम लिया जाएगा उस मशीनरी से, तो 10 साल उसका खर्चा पड़ना चाहिए डिप्रिसिएशन का, ठीक है। तो मैचिंग कंसेप्ट बोलता है कि हर साल जिससे इनकम जनरेट कर रहे हो उससे रिलेटेड जो खर्चा भी है वो भी उसमें डाल दो। यानी कि अगर हमने मशीनरी खरीदी है तो उससे जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, उससे जो फायदा कमा रहे हो या प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो उससे रिलेटेड खर्चे भी उसमें डाल दो, यानी डिप्रिसिएशन भी दिखा दो। तो ये मैचिंग कंसेप्ट बोलता है। आगे बोलता है ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उससे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग, पीएल, फिर बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हमारा बैलेंस जो होता है वो कहाँ जाता है, तुम्हारा बैलेंस शीट में जाता है, अगर हम पीएल अप्रूव नहीं बनाते हैं तो, ठीक है। वैसे पीएल अप्रूव के बाद में आता है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो मशीनरी का जो बैलेंस आता है, ठीक है, मशीनरी, प्लांट वगैरह जो भी डिप्रिशिएट करने वाली जो हमारे पास एसेट्स होती हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद में जो रिटन डाउन वैल्यू बचती है उसको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। अब बैलेंस शीट में हम शो वही फिगर करेंगे जब हम डिप्रिसिएशन घटा देंगे, उसके बाद जो एक्चुअल वैल्यू आएगी घटाने के बाद यानी WDV उसको हम लिखेंगे। तो इससे हमारी जो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन होगी हमारी एसेट्स की यानी हमारी ओवरऑल बैलेंस शीट की, वो हमको पता चल जाएगी। रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट क्या है, अब हमको पता है कि हमने जो मशीनरी लगाई है उसकी लाइफ कितनी है, 5 साल है। तो 5 साल में हम क्या करेंगे, उसका जितना भी खर्चा है 5 साल में डाल करके उसको राइट ऑफ कर देंगे। यानी हमारे पास जो प्रॉफिट्स आएंगे, प्रॉफिट से हम उसका खर्चा डिप्रिसिएशन के रूप में उस पर डालते रहेंगे, माइनस करते करते अल्टीमेटली जो मशीन की जो कॉस्ट है उसको पूरा का पूरा खत्म कर चुके होंगे। और 10 साल अगर लाइफ है तो 10 साल के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, मशीन को रिप्लेस यानी उसको हटा करके और पुरानी हटा करके नई उसकी जगह पे मशीन हम इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट जब हमें करना होता है तो हमें इसी से पता चलता है जो हम डिप्रिसिएशन लगाते हैं उससे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में डिप्रिसिएशन के कई सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मेनली 2 मेथड्स को हम लोग देखेंगे। पहला हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें हमारी डिप्रिसिएशन की जो वैल्यू रहती है यानी डिप्रिसिएशन की जो अमाउंट रहती है हर साल इक्वल ही रहती है यानी बदलती नहीं है। दूसरा हमारा है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जिसमें हमारा हर साल डिप्रिसिएशन बदल जाता है और ये कभी भी जीरो नहीं होता है, चलता रहता है, ठीक है। तो देखिए पहला SLM हमने उठाया, SLM में इसका जो फॉर्मूला है बोलता है डिप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट, यानी जितने की मशीनें हमने खरीदी है वो लिख देंगे, रेजिडुअल वैल्यू या इसको स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं। स्क्रैप वैल्यू का मतलब जैसे लाइफ 5 साल है, 5 साल जब उसके पूरे हो जाएंगे उसके बाद में भी उस मशीन की वैल्यू बच रही होगी, यानी कि पूरी की पूरी खत्म नहीं हुई होती है, उसका कुछ न कुछ स्क्रैप यानी कचरा उसका बचता है, उसकी जो वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वैल्यू। नीचे जो लाइफ ऑफ एसेट होती है यानी वो एस्टिमेटेड होती है, उसको हम लिख देते हैं, 10 साल भी हो सकती है, 5 साल भी हो सकती है, 6 साल जो भी होगी हम लिख देंगे। अब यहाँ पर हमने एक एग्जांपल सेट किया है, कॉस्ट है 2,50,000, रेजिडुअल वैल्यू है 50,000, लाइफ कितनी है 5 साल। अब इसे हम फॉर्मूले में इसको सेट करेंगे, यानी 2,50,000 माइनस 50,000 डिवाइड बाई लाइफ कितनी है 5 ईयर्स, ठीक है। तो यानी ऊपर कितना आ जाएगा 2 लाख डिवाइड बाई 5, ठीक है। अब यहाँ पर 5 बन जा 5, 5 4 जा 20, तो कितना आ जाएगा 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 40,000 डिप्रिसिएशन आ जाएगा पर ईयर का, यानी पर एनम का हमारा 40,000 का डिप्रिसिएशन आ जाएगा, ठीक है। तो हर साल हम डिप्रिसिएशन 40,000 लगाते चलेंगे, तो इस तरीके से हम डिप्रिसिएशन निकालते हैं। अब देखिए बी वाला पॉइंट, बी वाला क्या है, WDV, ठीक है। इसमें
हमारा जो डिप्रिसिएशन का जो रेट रहता है अक्सर दिया रहता है, ठीक है। कॉस्ट मान लेते हैं, एग्जाम्पल कॉस्ट मान लेते हैं 1 लाख और डिप्रिसिएशन रेट है 10%, और ठीक है, फाइंड आउट डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर। तीसरे साल का डेप्रिसिएशन अगर हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे, या WDV निकालना है तो कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट लिखेंगे। कॉस्ट कितनी है, 1 लाख, ये फर्स्ट ईयर का, इसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, यानी इसका 10% निकालेंगे, कितना आ जाएगा 10,000, यानी हमारा WDV कितना बचेगा साल के आखिरी में, यानी 90,000। और ये हमारा क्या है, क्लोजिंग WDV। क्या है, क्लोजिंग WDV। अगले साल के शुरुआत में यानी 1 अप्रैल को ये बन जाएगा ओपनिंग। ये कब का है, 31 मार्च का। अगला साल जब हमारा शुरू होगा सेकेंड ईयर में ओपनिंग WDV यही बन जाएगा 90,000। इसमें से डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे एट द रेट 10%, डिप्रिसिएशन का रेट सेम रहेगा 9,000, ये कितना आ जाएगा 81,000। और ये तुम्हारी आ जाएगी क्लोजिंग WDV दूसरे साल के अंत में, ठीक है। अब ऐसे ही तीसरे साल का निकाल लेते हैं, थर्ड ईयर का। ये ओपनिंग यही आ जाएगा 81,000, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे डिप्रिसिएशन जो कि 10% यानी 8100, ठीक है। तो ये हमारा 72,900, ये हमारा क्या आ जाएगा WDV, ये क्लोजिंग WDV आ गया। तो तीसरे साल का जो हमारा डिप्रिसिएशन आया, थर्ड ईयर का जो डिप्रिसिएशन आया वो कितना आ जाएगा 8100। इस तरीके से निकालते हैं। अब देखिए SLN में हमने देखा था जो डिप्रिसिएशन की वैल्यू थी वो सब में सेम थी, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे सब में अलग आ रही है। यानी कि जो हमारा बैलेंस जो क्लोजिंग बचता है, क्लोजिंग बैलेंस जो हमारा बचता है अगले साल का ओपनिंग बन जाता है, और वो जो ओपनिंग बनेगा उसी के ऊपर हम डिप्रिसिएशन लगाते रहते हैं। ऐसे ही चलता जाता है, जितने साल का हमें निकालना होता है निकाल लेते हैं। इसका शॉर्ट फार्मूला भी है, अभी हम वो भी बता दे रहे हैं। अगर WDV शॉर्ट में निकालना है तो उससे इजीली निकल जाता है। WDV इक्वल टू कॉस्ट ऑफ असेट 1 माइनस डेप रेट और पावर टाइम। तो कॉस्ट कितनी है 1 लाख, और यहाँ पर मान लिया हमको WDV निकालनी है फॉर थर्ड ईयर एंड।